Hello students. So here we will see justify the following statements for chapter 3 of subject SP of class 12. Chapter 3 is issue of shares. See the first statement, company has to fulfill certain provisions. Provisions means certain conditions while making a right issue. यानी कंपनी जब राइट इशू करता है शेयर्स तो उसको कुछ कंडीशंस पूरी करनी रहती है. तो यहाँ पे आपको वो जो भी प्रोविजंस है वो लिखना है यहाँ पे. सो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 3 में मेथड्स देखे थे ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स. उसमें हमने 4 पॉइंट्स देखे थे. एक तो पब्लिक ऑफर होता है, आईपीओ, एफपीओ, या फिर कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर देती है, या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, या प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके, ये हमने देखे थे पॉइंट्स. तो उसमें जो है एक मेथड कि अगर कंपनी चाहता है शेयर्स इशू करना टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, तो वहाँ पे हमने 2 पॉइंट देखे थे. एक तो राइट इशू एंड बोनस शेयर्स. तो वो यहाँ पे हम देखेंगे. आपको स्टार्टिंग में थोड़ा लिखना होगा कि राइट इशू क्या रहता है और उसके बाद प्रोविजंस लिखेंगे. सी कंपनी कैन रेज फंड बाय ऑफरिंग शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये पॉइंट यहाँ पे आपको मेंशन करना है. से राइट इशू है तो राइट इशू, बोनस इशू, ये किसे रहता है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, यानी जो शेयर होल्डर कंपनी के ऑलरेडी है, जिन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, तो वो हो गए एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. तो कंपनी को अगर पैसा और चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, एक्सपांशन हो, तो अगर कंपनी को और फंड की ज़रूरत है तो कंपनी डायरेक्ट बाहर वालों से या नए पब्लिक को कंपनी शेयर ऑफर करने से पहले कंपनी अपने जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनको भी कंपनी का फर्स्ट राइट दे सकती है. उनको शेयर्स बाय राइट इशू या बाय बोनस शेयर्स कंपनी उनके पास से फंड रेज कर सकती है. सो नाउ इन दिस स्टेटमेंट देयर इज ऑल अबाउट राइट इशू. सी कंपनी कैन इशू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स in proportion to their existing shareholding. राइट शेयर्स ये क्या रहते हैं? इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग. फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है जिसके पास 5 इक्विटी शेयर्स हैं, उनको 1 राइट शेयर्स कंपनी ऑफर कर रही है, तो ये 5:1, ये क्या हो गया? प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग. Such an issue of shares is called as right issue. इस issue को क्या बोलते हैं? Right issue of shares. Company making right issue has to fulfill the following provisions. Okay? तो कंपनी को कौन से ऐसे किसी भी तरह से राइट इशू कर सकते हैं क्या? नहीं. तो कंपनी को कुछ कंपनी के जो भी कंडीशंस है राइट इशू के लिए, तो वो फॉलो करने रहेंगे राइट इशू के लिए. तो वो प्रोविजंस, वो कंडीशंस आपको यहाँ पे लिखनी है. क्लियर? तो वो पॉइंट हम देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, कंपनी हैज़ टू ऑफर द राइट शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ प्राइस विच इज लेसर दैन इट्स मार्केट प्राइस. दैट इज, हम उसे बोल सकते हैं डिस्काउंटेड रेट. जो भी राइट शेयर्स कंपनी ऑफर कर रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो वो प्राइस कैसे होनी चाहिए? मार्केट प्राइस से कम रेट में चाहिए. अगर मार्केट प्राइस फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का शेयर है, तो वो मे बी डिस्काउंट देके 90 रुपीज़ में हो सकता है राइट शेयर्स की प्राइस, राइट इश्यू की प्राइस. तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड पॉइंट, अ कंपनी हैज़ टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर to its existing shareholders at the time of issuing right shares. कंपनी जब भी इश्यू करती है राइट शेयर्स, तो जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको कैसे पता चलेगा कि कंपनी राइट इश्यू ऑफर कर रही है? तो उसके लिए उनको क्या देना पड़ेगा? लेटर ऑफ ऑफर. क्योंकि कंपनी उनको ऑफर दे रही है, कंपल्सरी नहीं है कि वो सभी शेयर होल्डर को परचेज करना ही है, वो ऑफर एक्सेप्ट करना. ये क्या है? सिर्फ ऑफर है. तो उसके लिए कंपनी को हर एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये लेटर ऑफ ऑफर देना रहेगा. थर्ड पॉइंट, अभी ये लेटर ऑफ ऑफर में क्या रहेगा? तो लेटर ऑफ ऑफर शेल मेंशन, उसमें क्या क्या रहेगा? नंबर 1,
द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कितने शेयर ऑफर कर रही है कंपनी, द पीरियड ऑफ ऑफर, ऑफर का पीरियड क्या है, दैट इज ऑफर इज वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 15 days एंड नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर. इतना कुछ यहाँ पे लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसमें पीरियड रहेगा मेंशन, यानी वो पीरियड के बाद कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है. थर्ड वन, द राइट टू रिनाउंस. रिनाउंस यानी क्या, राइट टू रिनाउंस मीन्स द शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन. यानी क्या हो गया, राइट टू रीनाउंस यानी री अनाउंस, वापस अनाउंस कर सकते हैं. क्या अनाउंस कर सकते हैं, जिस शेयर होल्डर्स को ये ऑफर दिया है वो किसी और पर्सन को ये ऑफर दे सकता है, यानी अपने शेयर गिव अप कर सकता है इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन. फोर्थ पॉइंट, द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल. ये जो लेटर सेंड करना है वो कैसे सेंड करना है. एंड फिफ्थ पॉइंट, इफ अ शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड, अगर किसी शेयर होल्डर ने कुछ आंसर भेजा ही नहीं कि उसे देना है, लेना है या नहीं लेना है, डज नॉट रेस्पॉन्ड टू द राइट इश्यू ऑफर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. स्टिपुलेटेड टाइम मीन्स जो भी स्पेसिफाई किया हुआ है टाइम, उसमें अगर उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो क्या करना है कंपनी ने, इट इज इम्प्लाइड दैट, इम्प्लाइड मीन्स इट इज अंडरस्टूड एज अ ट्रूथ. हाँ, वही सच्चाई है, ये कंपनी समझ लेगी. क्या, तो इट इज इम्प्लाइड दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑफर एंड द कंपनी कैन ऑफर द अनसोल्ड शेयर्स टू द न्यू इन्वेस्टर्स. तो कंपनी वो शेयर्स किसे ऑफर कर देगी, टू द न्यू इन्वेस्टर. ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन. कितना है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, 90% ऑफ द इशू. एटलीस्ट इतना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए कंपनी को, ये भी एक प्रोविजन है. Thus, a company has to fulfill certain provisions while making right issue. ओके, तो ये हमने देख लिए कि क्या क्या प्रोविजन है. स्टेटमेंट क्या था, कंपनी हैज टू फुलफिल सर्टेन प्रोविजंस व्हाइल मेकिंग राइट इश्यू. तो ये कंडीशन हमने देख ली क्या क्या प्रोविजन है. नाउ सेकंड स्टेटमेंट, टू इश्यू बोनस शेयर्स अ कंपनी हैज टू फुलफिल सर्टेन प्रोविजन. से हमने पहले केस में क्या देखा था, राइट शेयर्स के प्रोविजंस देखे. अभी किसके लिए है, बोनस शेयर. अभी बोनस शेयर्स भी किसको देते हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को. ये बात अभी जस्ट हमने देखी, तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा आपको इंट्रो लिख देना है. बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स. सी राइट इश्यू क्या रहता है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर दिया है, उनको परचेज करना नहीं करना उनकी मर्जी है, क्योंकि वहां पे कंपनी उनसे क्या लेने वाली है, पैसा लेने वाली है वो शेयर्स का, भले वही डिस्काउंटेड रेट में रहेगा. पर बोनस शेयर्स नाम ही है बोनस, बोनस यानी वो फ्री ऑफ चार्ज है, तो उसका पैसा कंपनी ने ही दिया है अपने रिजर्व में से, इसलिए वो क्या है, फुल्ली पेड शेयर्स है. फुल्ली पेड है, उसका कुछ भी दाम शेयर होल्डर को देना नहीं है. इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट. बोनस शेयर्स क्या रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. किसको रहेंगे वो, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ये वो मिलते हैं इन प्रपोर्शन. ओके, ये वर्ड कॉमन है राइट और बोनस में कि वो क्या है, प्रपोर्शन में रहेंगे, इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग. अभी वो कंपनी डिसाइड करेगी कि क्या प्रपोर्शन देना है, 2:1 है या 10:1 है, वो कंपनी डिसाइड करेगी. अभी उस यहाँ पे क्या आपको पूछा है, कंपनी हैज टू फुलफिल सर्टेन प्रोविजंस. तो क्या प्रोविजंस है वो हमें देखना है. फॉलोइंग आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू बोनस इश्यू. नंबर 1, कंपनी कैन इश्यू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ, सिर्फ किस में से दे सकती है, ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट.
ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम इज एन अकाउंट इन विच द प्रीमियम अमाउंट, जो भी शेयर सोल्ड करती है कंपनी प्रीमियम पे, लाइक 100 रुपीज का शेयर अगर कंपनी सेल करती है 110 में, तो जो प्रीमियम का 10 रुपीज जो एक्स्ट्रा है प्रीमियम का अमाउंट कंपनी क्या करती है, साइड में रखती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, तो उसमें से दे सकती है बोनस शेयर्स। या फिर सीआरआर अकाउंट से, यानी सीआरआर यानी इट इज एन अकाउंट इन विच अ कंपनी ट्रांसफर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट टू बी यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, यानी हर प्रॉफिट में से कंपनी कुछ हिस्सा थोड़ा साइड में निकाल के रखती है कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए। तो अभी स्पेसिफिक पर्पज में ये भी एक पर्पज हो सकता है कि बोनस इश्यू करना है। क्लियर? तो कंपनी इश्यू कर सकती है बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ दिस फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सेकेंड पॉइंट और क्या है बोनस शेयर के लिए कंडीशंस, तो कंपनी कांट इश्यू, कैनॉट नहीं इश्यू कर सकती है बोनस शेयर्स आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। असेट्स रीवैल्यू यानी रीकैलकुलेट की है कि करंट वैल्यू क्या है असेट की, तो उसमें से कंपनी वो जो भी रिजर्व क्रिएट किया गया है उसके लिए, उसमें से कंपनी बोनस शेयर्स नहीं इश्यू कर सकती है। थर्ड वन, कंपनी आल्सो कैनॉट इश्यू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि हाँ डिविडेंड नहीं देना है चलो और वो पैसा बचा बचा के बाद में हाँ ले लो बोनस, नहीं, ये तो नाइंसाफी हो गई इक्विटी शेयर होल्डर के साथ। तो ऐसे नहीं कर सकती है कंपनी की इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड कंपनी इज इश्यूइंग बोनस शेयर्स। कंपनी कांट इश्यू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। फोर्थ कंडीशन, फोर्थ प्रोविजन, once the announcement for bonus is made by the board of directors, it cannot be then withdrawn। एक बार बताया बस ये हो गई पत्थर की लकीर, उसके बाद एक बार अनाउंस होने के बाद कंपनी उसको विथड्रॉ नहीं कर सकती है कि नहीं अभी हम बोनस नहीं दे सकते, हमने भूल से बोल दिया था, ऐसा बाय मिस्टेक अनाउंस किया, नहीं, ऐसे नहीं कर सकती है। देन नेक्स्ट, बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स। ये तो हमने ऊपर भी देखा, यहाँ पे बोनस शेयर्स ये क्या है, फुल्ली पेड अप शेयर्स है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपीज का कंपनी ने आधा दिया 50 रुपीज और आधा शेयर होल्डर दे दो, ऐसे नहीं, ये क्या है, फुल्ली पेड अप शेयर्स, इसीलिए उसका नाम है बोनस। देन शेयर होल्डर्स कैनॉट रीनाउंस, दैट इज गिव अवे देयर बोनस शेयर्स टू अनदर पर्सन। जैसे हमने राइट इसमें क्या देखा था, राइट्स इश्यू के प्रोविजंस में कि राइट इश्यू के लिए शेयर होल्डर्स को क्या है, रिनाउंस का राइट है, यानी शेयर होल्डर गिव अप कर सकते हैं अपने शेयर्स। वैसे बोनस में नहीं है, शेयर होल्डर्स कैनॉट रिनाउंस, दैट इज गिव अवे देयर बोनस शेयर्स टू अनदर पर्सन। ऑफकोर्स फ्री में मिल रहा है तो कौन गिव अप करेगा, क्या नहीं करेगा, कॉमन सेंस है। Thus to issue bonus shares a company has to fulfill certain provisions, जो भी ये हमने provisions देखी। Now next, ESOS is offered by a company to its permanent employees, directors and officers। See, जैसे कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर्स इश्यू करती है, वैसे ही वो ऑफर करती है शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। उसमें भी हमने 4 टाइप देखे थे, एक तो ESOS यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, बाद में हमने देखा था, क्या देखा था हमने, ESPS यानी एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, बाद में देखा था हमने SARS स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, फिर देखा था हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो ये अगर आपको सब देखना है तो आप 3rd चैप्टर के वीडियो में आप ये पूरा टॉपिक देख सकते हो। इसमें सिर्फ क्या दिया है ESOS का, तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। सी अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इसमें क्या रहता है, तो परमानेंट एम्प्लॉय जो भी है, डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी, कंपनी हो या उसकी होल्डिंग कंपनी हो या सब्सिडरी कंपनी हो, तीनों के लिए आर ऑफर्ड द बेनिफिट और राइट टू परचेज द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस।
यानी एक फ्यूचर की डेट डिक्लेयर की जाती है, और प्री डिटरमाइंड यानी पहले उसकी क्या प्राइस है वो अनाउंस की जाती है। ESOS उसकी वजह से क्या बेनिफिट मिलता है? इट एनकरेजेस एम्प्लॉयज एज दे फील प्राउड टू बी ओनर्स ऑफ द कंपनी। जो भी एम्प्लॉयज है वो शेयर्स परचेस करते हैं तो वो उतने अमाउंट के लिए क्या बन जाते हैं? ओनर। सो दे फील प्राउड दैट दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी फॉर विच दे आर वर्किंग, एंड कंपनी ऑल्सो बेनिफिट्स एज इट कैन रिटेन गुड एम्प्लॉयज। यानी वो अच्छे एम्प्लॉय, वो दौड़ नहीं जाएंगे, रन अवे नहीं करेंगे कंपनी में से, वो रिटेन रहेंगे वहाँ पे ही, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ पे के शेयर्स परचेज किए तो उनको लगेगा नहीं हम यहाँ पे ही काम करेंगे, तो हम यहाँ पे काम करेंगे तो अच्छा बेनिफिट हुआ तो हमें भी उतने डिविडेंड का बेनिफिट होगा। द शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ प्राइस लेसर देन देयर मार्केट प्राइस। ऑफकोर्स इतने साल से काम कर रहे, वो परमानेंट एम्प्लॉय है, डायरेक्टर्स है, तो उनको अगर कम दाम में मिल रहा है शेयर्स तो ही वो भी परचेस करेंगे। देयर इज अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 year। वेस्टिंग पीरियड यानी क्या? पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्प्लॉयज यूजेस हिज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर शेयर्स दैट हैज बीन ग्रांटेड टू हिम। यानी एक मिनिमम उतना पीरियड दिए जाएगा, वहां पे वो ऑप्शन है उनको, वो अप्लाई कर सकते हैं वो शेयर के लिए या नहीं भी कर सकते हैं। सो मिनिमम वेस्टिंग पीरियड कितना है? 1 year होना चाहिए। यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई लॉक इन पीरियड, दैट इज पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन नॉट सेल हिज शेयर्स। ये पीरियड कंपनी बताएगी। एंड लॉक इन पीरियड इज मिनिमम 1 year बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग। Next one, shares issued under this scheme does not enjoy any dividend or voting right till the employees buy the shares। जब तक ये ऑप्शन स्कीम है उनको वेस्टिंग पीरियड है, पर अगर उन्होंने शेयर परचेज नहीं किया है तब तक उनको ये राइट नहीं मिलेगा जो दूसरे इक्विटी शेयर होल्डर को रहता है कि डिविडेंड है या वोटिंग राइट है। एम्प्लॉयज कांट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन। एम्प्लॉयज ट्रांसफर नहीं कर सकते उनका राइट कि उनको नहीं लेना है, तो ये डिस्काउंटेड शेयर वो किसी और थर्ड पार्टी को ऑफर करेगा? नो। नॉर ही कैन प्लीज और मॉर्गेज द शेयर्स इश्यूड अंडर दिस स्कीम, अंडर दिस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। वो मॉर्गेज पे भी नहीं रख सकते वो शेयर्स। दस ESOS is offered by a company to its permanent employees, directors and officers. Okay. Fourth one, company has to fulfill general principles or rules for allotment of shares। See, जो भी allotment of shares है, allotment यानी कि हमने देखा था company gives shares to its applicant based on the application submitted by them is called as allotment of shares। यानी जो भी एप्लीकेंट से एप्लीकेशन मिली है उस हिसाब से कंपनी क्या करती है? शेयर्स उनको देती है, अलॉट करती है। तो उसके लिए हमने देखे थे कुछ कंडीशंस। एक तो हमने देखा था स्टैट्यूटरी प्रोविजन और एक देखा था हमने जनरल प्रिंसिपल। तो उसमें से यहाँ पे क्या पूछा है? जनरल प्रिंसिपल कि कंपनी को जनरल प्रिंसिपल्स या जनरल रूल्स क्या है अलॉटमेंट के, वो जस्टिफाई करना है आपको। सी एवरी कंपनी इशूइंग शेयर्स हैज टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विथ रिगार्ड टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनीज एक्ट 2013 में अलॉटमेंट के लिए जो भी प्रोविजंस कंडीशंस दिए हैं वो सभी कंपनी को फुलफिल करना है। तो कंपनी हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। स्टैट्यूटरी प्रोविजन में हमने क्या देखा था कि रजिस्ट्रेशन करना है प्रॉस्पेक्टस का, एप्लीकेशन मनी है, फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन, परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ये सब हमने स्टैट्यूटरी प्रोविजन में देखा था। और जनरल प्रिंसिपल्स क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर अथॉरिटी। प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए अलॉटमेंट के लिए। तो कौन सी है वो?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर उन्होंने जो भी अलॉटमेंट कमिटी सेटअप की है वो, और द अलॉटमेंट कमिटी सेटअप बाय द बोर्ड हैज़ द अथॉरिटी टू अलॉट द शेयर्स, यानी किसी को भी वो अथॉरिटी है क्या? नहीं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या उन्होंने जो अलॉटमेंट कमिटी सेटअप की है उनको। सेकेंड पॉइंट, अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली। जो भी एप्लीकेशन मिला है ऑफकोर्स उसी के अगेंस्ट रहेगा ना अलॉटमेंट, जो भी एप्लीकेशन मिला है। सो अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली। अ कंपनी कैन अलॉट शेयर्स ओनली इफ इट हैज रिसीव्ड अ रिटर्न एप्लीकेशन फॉर शेयर्स फ्रॉम द एप्लीकेंट। जिसको शेयर चाहिए उसने एप्लीकेशन दिया है तो उसके अगेंस्ट में ही अलॉटमेंट हो सकता है। थर्ड वन, रीजनेबल टाइम। एज पर द एक्ट, allotment shall be done within 60 days of the receipt of application money. An allotment can be made from the 5th day from the date of issue of prospectus. So this is also one of the important condition of the allotment, that allotment should be within 60 days. Means as and when application money is received from that date, within 2 months company has to allot shares, and allotment can be made from the 5th day of the date of issue of prospectus. Next one, point number 4, absolute and unconditional allotment. नाम से ही पता चल गया होगा ये कंडीशन क्या है। See, shares should be allotted on the same terms as stated in the prospectus and application form. Means what? There should not be any change in the terms of allotment, means in the conditions of allotment, or new conditions can't be added at the time of allotment. यानी prospectus में कुछ अलग मेंशन किया है और अलॉटमेंट के वक्त कुछ अलग कंडीशन है, ऐसे नहीं चलेगा। नेक्स्ट वन, कम्युनिकेशन। सी, कंपनी हैज टू इन्फॉर्म द एप्लीकेंट दैट शेयर्स हैव बीन अलॉटेड टू हिम। यानी एप्लीकेंट ने तो अप्लाई कर दिया है पर उसको कैसे पता चलेगा? तो कंपनी को कम्युनिकेट करना होगा, उनको कंपनी को उनको इन्फॉर्म करना होगा एप्लीकेंट को कि हाँ आपको शेयर्स इश्यू किए हैं, अलॉट किए हैं। तो वो कैसे करना है? बाय सेंडिंग अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट और अलॉटमेंट एडवाइस। अभी इसमें क्या रहता है? सी, दिस लेटर गिव्स डिटेल्स, ऑल डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, क्योंकि ऐसे नहीं है कि एप्लीकेंट ने जितने शेयर्स अप्लाई किए उसको पूरे के पूरे शेयर्स मिल जाएंगे, नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। तो कितने शेयर्स उसको अलॉट किए, किसी ने सपोज 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और उसको 500 ही शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो वो उसमें लेटर में मेंशन होगा। तो अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी टू बी पेड, वो सब उसमें डिटेल रहेंगे ये लेटर में। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर एफ, अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन वायोलेशन ऑफ एनी अदर लॉज। किसी और लॉ को ब्रेक करके, वायलेट करके अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए। कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स बाय वायोलेटिंग और कॉन्ट्राडिक्टिंग एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉज। फॉर एग्जाम्पल, शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड टू अ माइनर, ये कंपनी के एक्ट के अंदर है, तो उसको ब्रेक करके अलॉटमेंट नहीं दे देना है। किसी माइनर ने अप्लाई किया है तो उसको दे देना है कि शेयर नहीं, किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को ब्रेक करके अलॉटमेंट नहीं देना है। Clear? So, thus the company has to fulfill this general principle or rules for allotment of shares. So, students, here in this video we finish with first 4 points of chapter 3. अभी next video में हम next point cover करेंगे. Thank you students. Have a good day.